नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी मौजूद हैं। बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। पहली बात तो आज धनतेरस का त्यौहार है, आपको बहुत बधाई, दीपावली की हार्दिक बधाई। जितना आपका पत्रकारिता का कह सकें अनुभव रहा है, उतना शायद अभी मेरी उम्र भी नहीं हुई होगी या उससे थोड़ी ज़्यादा उम्र हुई होगी। लेकिन दीपावली का त्यौहार है, हर तरफ त्यौहार ही मनाया जा रहा है। लोक आस्था का महापर्व छठ भी मनाया जाएगा, लेकिन लोकतंत्र का भी त्यौहार है। ये तीसरा त्यौहार है। तो 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। कैसा दिख रहा है, अब तक क्या फिजा है? ये पहले तो मैं आपको भी शुभकामना दे दूं और एक और ख़ास बात है, हमारे लिए बेहद खुशी की बात है कि अब आप शादी भी करने जा रहे हैं, आपकी शादी होने वाली है। तो इस मौके पर खासकर आपने ठीक ही कहा कि लोक आस्था के महापर्व और आज धनतेरस है। आपको दिल की गहराई से मेरी शुभकामना है। धन्यवाद सर। आप अपने इस पेशे में नाम कमाएं, हम लोगों का गौरव बढ़ता है और आप कड़ी मेहनत करते हैं। ये गवाह है कि हर एक जो जनहित के इशू होते हैं उस पर आप उसी सवाल को बार बार छेड़ते हैं ताकि लोग समझें कि लाइव सिटीज़ हमारी समस्या को आवाज़ बनी है। आवाज़ सिस्टम तक पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये है आपका, इसलिए आपको इसके लिए धन्यवाद देते हैं। अब 4 सीट की बात। अब जो 4 सीट की आपने बात की, 13 नवंबर को उपचुनाव के दिन नज़दीक आ रहे हैं और अब नामांकन पत्रों की जांच हो गई। अब नामांकन पत्र वापसी के दिन बाकी हैं। पूरी तस्वीर चारों सीट में ये साफ हो चुका है कि कहाँ किससे लड़ाई है। प्रमुख उम्मीदवार चेहरे सामने आ गए हैं। अभी सब जान रहे हैं कि 4 सीट में 3 सीट महागठबंधन की सीट है। ये चुनाव में उन 3 सीट पर कब्जा बरकरार रखना सचमुच आज मैं ये कह सकता हूँ कि उम्मीदवार जो सामने है कठिन चुनौती है। महागठबंधन तीनों सीट बचा ले, ये बड़ी कठिन चुनौती है। और उसी तरह से एक सीट है एनडीए की, जहाँ से केंद्रीय मंत्री हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जीतन राम मांझी जी की सीट है इमामगंज। और इस बार वहाँ का भी जो सोशल कॉम्बिनेशन है, जिस ढंग से जनसुराज पार्टी ने चारों सीट पर, मुझे तो शुरू में लग रहा था कि चुनावी जंग में जाने के पहले प्रशांत किशोर जो रणनीतिकार थे, वो इस जब मैदान में आए तो चुनाव के पहले ही पहलवान बदलना पड़ा। तो ये लगा कि कहीं तो भी ये रणनीतिकार कैसे फेल हो गया। लेकिन जो कैंडिडेट आए हैं, जहाँ जिस ढंग से सोच समझ के 4 समीकरण बनाया, तो उनके कैंडिडेट भी निश्चित रूप से मुकाबले में कहीं अब लड़ाई सीधी नहीं दिख रही है। पहले तो था कि बिहार में पिछले 3 दशक से एक तरफ एनडीए और एक तरफ महागठबंधन, यही तस्वीर थी। लेकिन इस उपचुनाव में एक नया भी प्लेयर आ गया है। पहले से भी कुछ पार्टियां हैं, जैसे वहाँ अभी बसपा, रामगढ़ में बसपा की स्थिति दिखेगी और इमामगंज में, और यहाँ एआईएम ने भी कैंडिडेट दिया है। देखिए अब तो आरसीपी सिंह भी पार्टी बनाने जा रहा है। वो तो पार्टी अलग बनाएंगे। आपने अब तो उपचुनाव की चर्चा की है, तो बारी बारी से यदि मैं चर्चा करूं तो इमामगंज में वहाँ 2 कैंडिडेट हैं मांझी, दीपा मांझी और राजेश मांझी, रोशन मांझी नाम है उनका। और इधर एक डॉक्टर जितेंद्र पासवान है। सहज समझा जा सकता है कि वो सुरक्षित क्षेत्र है। तो ये बिल्कुल न सिर्फ मांझी जी की प्रतिष्ठा दाव पर है। मांझी जी का मतलब मैं कह रहा हूँ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी की, उनके बेटे मंत्री हैं संतोष सुमन, और उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही हैं दीपा मांझी। अब वो सीट जीतना ये उनके लिए भी लिटमस टेस्ट है कि अपने घर में, इस बार आपको याद होगा मांझी जी हार का भी मजा जिसको कहते हैं अनुभव कर चुके हैं। 1-2 जगह से एक बार लड़े थे ना अपनी, तो वो आपको याद करना चाहिए। इसलिए उपचुनाव उनके लिए भी ये जीत दर्ज करना एक कठिन चुनौती है। एक समय में वहीं से बिहार विधानसभा अध्यक्ष रहे उदय नारायण चौधरी जीत के आया करते थे। बिल्कुल, वो तो उनकी सीट थी और वो कहते थे कि वहाँ मांझी जी जीते नहीं हैं, उदय नारायण चौधरी हारे हैं। मतलब इस तरह से एंटी उदय के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है। ये बात सही है कि मांझी जी ने जब उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना शुरू किया तो वहाँ काम मुख्यमंत्री के नाते स्वाभाविक है। बहुत सारे काम, कुछ विकास की किरण, वहाँ कुछ जो काम नहीं हुआ था कुछ काम हुआ है। लेकिन ये चुनाव उनके लिए भी लिटमस टेस्ट है। टोटल इस उपचुनाव को यदि इस दृष्टि से आप कहेंगे तो प्रशांत किशोर इस चुनाव में नए प्लेयर हैं। उनके लिए तो यही चुनाव है। 2 साल से वो बता रहे थे कि जन स्वराज पार्टी बिहार में एक नई दिशा और कुछ नया अपना कर्तव्य दिखाएगा। यही चुनाव तय कर लेगा कि प्रशांत किशोर कहीं मैटर करने वाले हैं, कि वो वोट कटवा पार्टी बनेंगे, कि मुख्य फ्रेम में आएंगे, वो विनर बनेंगे कि रनर बनेंगे। तो कुल मिला जुला कर, लेकिन अभी देखिए आज तो धनतेरस है, दीपावली और छठ के बाद 13 तारीख को चुनाव है। चंद दिन ही बचेंगे, 2-3 दिन ही बचेंगे प्रचार को, तो प्रचार के लिए बचेंगे। और बाकी नामांकन के दिन सब लोग ने अपना अच्छा शो किया। जैसे अब यहाँ तरारी में जिस दिन
बीजेपी के कैंडिडेट का नामांकन था उस विशाल दिन, प्रसाद। तो हाँ अच्छी खासी भीड़, मतलब कहिए कि सत्ता का वहाँ प्रदर्शन देखने को मिला। कई लोग नेता गए हुए थे बड़े वहाँ, नेता गए हुए थे। बड़े बड़े नेता गए थे। तो ये सोच सभी क्षेत्र में हुआ है। और राजद में तो एक अकेले तेजस्वी न हैं वहाँ। अभी तक तो वो निकले नहीं है प्रचार को, अभी तो वो झारखंड में प्रचार कर रहे हैं। हाँ, तो कोई चेहरा तो वहाँ और है नहीं। और यहाँ है कि सारे लोगों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और आपने देखा कल मुख्यमंत्री के आवास पर एनडीए की बृहद बैठक हुई थी। वो बैठक इसी चुनाव की चिंता को लेकर है, चाहे वो उपचुनाव तुरंत है और अगले साल जो 2025 में चुनाव होंगे, तो इसमें मुख्य बात एकजुटता पर बहुत नीतीश कुमार ने जोर दिया है। और ये कहा है कि इस चुनाव में हम सब लोग मिल करके, मतलब चारों सीट पर एनडीए लड़ रहा है, भले कोई कहीं हम हो, 2 सीट बीजेपी लड़ रही है, 1 सीट जदयू है। ये लड़ाई इस रूप में है। ये आप जानते हैं कि 3 सीट के लिए राजद लड़ रहा है इस उपचुनाव सीट बचाने के लिए? अपनी सीट बचाने के लिए। जी। तो कुल मिला कर ये लड़ाई बड़ा दिलचस्प है। और इस लड़ाई में देखना होगा, फिलहाल ये दिखता है कि अभी माले की जो सीट है तराड़ी, वहाँ जिस ढंग से बीजेपी का कैंडिडेट और इधर से दूसरा जो प्रतिद्वंदी है, वो 2 कैंडिडेट हो गए हैं जन स्वराज के, तो एक राजपूत हैं, एक भूमिहार हैं। जी। तो इससे लोग अभी आकलन कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं माले के लिए, तरारी में किरण सिंह है, हाँ किरण सिंह हैं, तो उनकी राह आसान न हो जाए। ये एक बात अब सवाल है। राजू यादव की राह कहीं आसान हाँ, नहीं है। आसान हो जाए। और माले की वो बड़ा मजबूत सीट भी मानी जाती है। वहीं से सुदामा प्रसाद जो एमएलए थे, वो वहाँ से एमपी बने हैं अभी आरा के। बाकी 3 जगह की जो लड़ाई है अभी, फिलहाल कौन आगे कौन पीछे अभी ये कहना कठिन है। अच्छा, लेकिन बेलागंज में हम जाते हैं। बेलागंज देखिए, में बेलागंज मनोरमा जो देवी है, हैं, उधर विश्वनाथ यादव हैं। बेलागंज में सचमुच सुरेंद्र यादव की धाक की पकड़ की परीक्षा होनी है इस चुनाव में। देखिए 2 यादव कैंडिडेट हो गए हैं। एक तरफ उनके सुपुत्र विश्वनाथ हैं और दूसरी तरफ एक्स एमएलसी मनोरमा देवी चुनाव लड़ रही हैं। बिंदी यादव की पत्नी हैं और बड़ा कारोबार वाली हैं। तो जो कारोबार है, तो उससे दर्जनों नहीं सैकड़ों की संख्या में लोग बताते हैं कि उनके कारोबार से रोजी रोटी चलती है। एक प्रभाव तो है और दबंगता में भी कमी नहीं है। तो वहाँ 2 यादव उम्मीदवार हैं। अच्छा, ये बात तो तय है कि वहाँ पर यादव का वोट एक तरफा तो नहीं होना। उसको तो यही तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे आलोक जी कि वहाँ तो सब कुछ के अलावा देखिए वोट में यहाँ जातीय गोलबंदी होती है। अब 2 यादव कैंडिडेट हो गए तो स्वाभाविक वोट बटेंगे, किसी को 80 मिले, किसी को 20 मिले, किसी को 60 मिले, किसी को 40 मिले। लेकिन वो तो अपना वोट तो बटना ही है दोनों का। और उधर जन स्वराज पार्टी ने वहाँ इसी M22 समीकरण को मोहम्मद अमजद को उम्मीदवार बना दिया है। वहाँ AIM ने भी एक मुस्लिम कैंडिडेट को दे दिया है। तो कुल मिलाजुला कर अब तो ये है नहीं कि मुस्लिम कैंडिडेट को छोड़ करके मुस्लिम मतदाता हैं वो फिर राजद के परंपरागत। और इधर हाल के दिनों में आप देखते हैं कि इधर हाल के महीनों या साल का ही है कि थोड़ा सा कॉम्बिनेशन राजद का जो M22 है ना, वो मुस्लिम नाराज हो रहे थे और जन स्वराज ने टारगेट किया है। यही कारण तो है ना कि हिना साहब और ओसामा को पार्टी में शामिल कराया गया है। ये मुस्लिम वोट बैंक को ही ध्यान में रखकर इसको साधना है, इसको एकजुट करना है। तो ये बड़ा दिलचस्प उपचुनाव हो गया है। इस उपचुनाव में ये 4 सीटों का ये उपचुनाव, मतलब अभी नहीं कह सकते हैं कि कोई आगे निकल रहा है। नहीं नहीं, अभी सिर्फ एक की स्थिति जो अभी दिख रही है उस हिसाब से जन स्वराज की भी समझ है कि यदि जन स्वराज वहाँ आ गया है तरारी में, तो फिर वहाँ एनडीए की जीत, कोई दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या, वो मानते हैं कि नहीं जीतेगा। और वहाँ तो जन स्वराज पार्टी ने सुरेंद्र खुद ही कह दिया है, प्रशांत किशोर ने, कि रामगढ़ में तो राजद 3रे और 4थे स्थान पर होगा। वहाँ कुशवाहा कैंडिडेट दे दिया है। जी जी। तो आप 2 राजपूत कैंडिडेट हैं वहाँ, देखना वहाँ से अशोक सिंह है उम्मीदवार। अशोक सिंह हैं और वहाँ फिर अजीत हैं। तो कुल मिला कर ये एक जातीय गोलबंदी मतदाताओं को, और फिर अभी हाँ इस बार तो परिवारवाद भी न है। इस उपचुनाव में परिवार, कहीं किसी का बेटा, कहीं किसी की बहू, तो ये उपचुनाव ये भी तय करेगा। और जन स्वराज ने जिस ढंग से अपनी ताल ठोकी है इस बार, अभी देख लीजिए देखना कि होगा उपचुनाव में क्या होता है। देखिए कुछ समय ही बाकी, क्योंकि त्यौहार आ गए हैं। उसके बाद चुनाव होना है, उपचुनाव होना है। 13 नवंबर को वोटिंग होनी है, उसके बाद 23 को मतगणना होना। देखना होगा चारों सीटों पर आखिर जलवा किसका होता है। प्रशांत किशोर कितना किसे डैमेज करते हैं, कितना वोट पाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।